Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. जैसा कि आप देख रहे हैं कि LLB सेकेंड ईयर के पेपर सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विषय पर हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 15 ट्रांसफर टू क्लास some of whom come under section 13 and 14. If on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14. Such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. उस वर्ग को अंतरण जिसमें से कुछ व्यक्ति सेक्शन 13 और 14 में आते हैं। यदि संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी हित का सृजन ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए किया जाता है जिनमें से कुछ के संबंध में ऐसा हित धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण निसफल हो जाता है, तो हित केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में न कि संपूर्ण वर्ग के संबंध में निसफल होगा। अर्थात धारा 13 में हमने देखा कि अनबोर्न व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, उससे पहले प्रायर इंटरेस्ट किसी अन्य व्यक्ति को देना होता है। जब हित किसी पर डिपेंड है और वह निसफल हो, मान लीजिए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर 3-4 व्यक्तियों को एक साथ अंतरण किया गया हो, उनमें से कुछ व्यक्तियों के संबंध में शाश्वतता के कारण या किसी अन्य रीजन से अंतरण विफल हो जाए, तो ऐसा हित उस पूरे वर्ग के संबंध में शाश्वतता के कारण विफल हुआ माना जाता था। सेक्शन 15 उसी का एक अपवाद है, अर्थात ऐसे सभी व्यक्तियों को अंतरण के द्वारा संपत्ति नहीं मिलती थी, लेकिन सेक्शन 15 ये व्यवस्था देता है कि अगर उस वर्ग में से किसी व्यक्ति के कारण अंतरण निष्प्रभावी हो रहा हो, तो केवल और केवल उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को किया गया अंतरण प्रभावी रहेगा। धारा 15 में 2 प्रकार के अंतरिति हो सकते हैं। फर्स्ट, जिन्हें पहले सेक्शन 13 और 14 में अयोग्य होने के कारण हित ना मिल सके। सेकंड, उसी वर्ग के अन्य वे लोग जो अयोग्य नहीं है, अर्थात सेकंड जो लोग होंगे जो अयोग्य नहीं है, वे हित पाएंगे। उस वर्ग में से जो अयोग्य हो गए, जिन्हें हित का अंतरण नहीं हो सकता, उनको छोड़ करके वर्ग में शेष व्यक्ति जो इस योग्य हैं, उन्हें हित का सृजन वैध रहेगा। संपूर्ण वर्ग के लिए यह अंतरण निसफल नहीं होगा। धारा 15 में या धारा 15 के अनुसार वर्ग उसी समय और उन्हीं सदस्यों द्वारा
मान लिया जाता है जो अयोग्य नहीं है। अयोग्य व्यक्तियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ए ने बी को संपत्ति लाइफ टाइम के लिए दी। उसके बाद बी के लड़के को जो सेक्शन 13 वाला ट्रांसफर है, अनबोर्न पर्सन, उसे संपत्ति अंतरित की जीवन भर के लिए। लेकिन बी के लड़के को बी के जीवन काल में आ जाना चाहिए। जितने लड़के हैं उनको संपत्ति दी गई। अब यदि बी की लाइफ टाइम में 3 लड़के हैं और उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ महीने पश्चात एक और लड़का पैदा होता है, संपत्ति उस संपूर्ण वर्ग के लिए थी। लेकिन यहां पर जो लड़के बी के लाइफ टाइम में आए उन्हें संपत्ति का अंतरण दे दिया जाएगा। जो बच्चा बी के लाइफ टाइम के पश्चात आया उसका हित शून्य होगा। अर्थात सेक्शन 15 यह व्यवस्था करता है कि संपूर्ण वर्ग के लिए अंतरण निष्प्रभावी नहीं होगा। जब कोई अंतरण किसी वर्ग को या कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अंतरण किया जाए और उनमें से एक व्यक्ति या अधिक के कारण वह अंतरण प्रभावित हो रहा हो तो उस संपूर्ण वर्ग का क्या होगा, इसे हम इस केस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लीक बनाम रॉबिन्सन। (1817) इस नियम के अनुसार नियम यह था कि जब कोई हित वर्ग के व्यक्तियों के लिए सृष्ट किया गया हो और उनमें से कुछ व्यक्तियों के संबंध में शाश्वतता के कारण निसफल या विफल हो रहा हो तो ऐसा हित उस पूरे वर्ग के संबंध में शाश्वतता के कारण विफल हुआ माना जाता था। उस वर्ग के या उस वर्ग में शामिल ऐसे व्यक्तियों को हित नहीं प्राप्त हो पाता था जो सेक्शन 13 और 14 के कारण जिन्हें नहीं मिल पा रहा हो, शेष को मिलेगा। तो ऐसे अंतरण का क्या होगा? इस केस में कहा गया कि ऐसा अंतरण जो उस वर्ग में जिस व्यक्ति के लिए या जिस व्यक्ति के कारण निसफल है या जो व्यक्ति जिसको अंतरण द्वारा संपत्ति मिलनी थी उसके कारण जो वह अगर अयोग्य हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ उस एक व्यक्ति को छोड़कर बाकियों के संबंध में अंतरण निष्प्रभावी नहीं होगा, उनको अंतरण का लाभ प्राप्त होगा।
अर्थात लीक बनाम रॉबिन्सन का नियम, जिसमें यह था कि हित निसफल होने पर संपूर्ण वर्ग को नहीं मिलता था, उसको अब समाप्त कर दिया। सेक्शन 15 के अनुसार अब सिर्फ और सिर्फ उस एक व्यक्ति जो अयोग्य हुआ है उसको छोड़ करके संपूर्ण वर्ग को हित ट्रांसफर हो जाता है। एक और बात, राजा बजरंग बहादुर बनाम ठकुराइन भक्तराज को AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अंतरण किसी वर्ग या समूह के लिए है और उनमें से एक के प्रति विफल है, तो अंतरण पूरे वर्ग के संबंध में विफल नहीं माना जाएगा। जो अंतरण पाने के लायक होंगे या योग्य होंगे वे अंतरण द्वारा हित पाएंगे, और जो नहीं होंगे वो अंतरण द्वारा हित नहीं पाएंगे। सेक्शन 16, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। धारा 16, अंतरण का किसी पूर्विक हित की निसफलता पर प्रभावी होना। When by reason of any of the rules contained in section 13 and 14 an interest created for the benefit of a person or of a class of person fails in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। जहां की व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए श्रेष्ठ हित धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में निसफल हो जाता है, वहां उसी समय भार में श्रेष्ठ और ऐसे पूर्विक हित की निसफलता के पश्चात या पर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई हित भी निसफल हो जाता है। अर्थात धारा 16 एक के बाद दूसरे को हित सृजन और पहले के पक्ष में सर्जित हित धारा 13 और 14 के कारण न मिल पाए तो किसी अन्य को या दूसरे को सर्जित हित मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि संपत्ति अंतरण द्वारा हित किसी वर्ग के फायदे के लिए किया गया हो, वर्ग जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो, जिसे हमने अभी सेक्शन 15 में पढ़ा। 16 के अनुसार अगर धारा 13 और 14 के कारण उस वर्ग में किसी को न मिल पाए या पूरे वर्ग को नहीं मिल पाए और पहले अंतरण पर आधारित दूसरा हित
उसी से व्यवहार द्वारा किसी और को दिया गया हो तो पहले सर्जित हित की विफलता के बाद दूसरा हित मिलेगा या नहीं मिलेगा। अर्थात दूसरा हित पहले के निसफल होने पर ही प्रभावी होना हो तो दूसरा हित भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 के अनुसार शून्य हित पर आधारित दूसरा हित भी शून्य होगा। लिमिटेशन ऑन लिमिटेशन इज वॉइड। सेक्शन 16 इसी चीज को स्पष्ट करता है कि यदि कोई अंतरण किसी अंतरण पर या उस सीमा पर या किसी शर्त के कारण दूसरा अंतरण हो, अगर शर्त शून्य है तो उसके बाद लगी अन्य शर्त या मर्यादा भी शून्य होगी। अर्थात दूसरा अंतरण धारा 16 के अनुसार शून्य होगा। Limitation following upon a limitation is void. शर्त पर आधारित शर्त शून्य होगी। अगर पहला हित शून्य है तो धारा 16 के अनुसार शून्य हित पर आधारित दूसरा हित भी शून्य होगा। When prior interest is failed, not valid. पूर्व हित निसफल हो, चाहे सेक्शन 13 व सेक्शन 14 में दिए गए कारणों पर निसफल हो या किसी अन्य प्रकृति के कारण, जैसे शर्त अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो। तो पश्चातवर्ती अंतरण भी धारा 16 के अनुसार शून्य होगा। गिरिजेश दत्त बनाम दाता दिन 1934 9 लखनऊ 329 के बाद में इसे और अच्छे तरीके से समझाया गया। इस वाद में संपत्ति किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए दी गई, उसके बाद वही संपत्ति उसके पुरुष वंशजों को एब्सोल्यूट रूप से दी गई। यदि कोई पुरुष वंशज नहीं हो तो पुत्रियों को जीवन भर के लिए दी गई। पुत्रियों को उस संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार नहीं दिया गया। बी व्यक्ति निसंतान अगर मरता है तो संपत्ति सी को दी गई। बी के वंशज चाहे पुत्र हो या पुत्रियां, सी सभी अंतरितियों के वर्ग को स्पष्ट करते हैं और हित सृजन की मर्यादा निश्चित करते हैं। बी उसके पुत्र केवल पुरुष वंशज, उसके बाद पुत्रियां जिन्हें अन्यत्र अंतरण का अधिकार नहीं है।
लिमिट्स पर लिमिट्स है। इस अंतरण में पुत्रियों को किया गया अंतरण शून्य है, क्योंकि उन्हें एब्सोल्यूट अंतरण या एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया गया। अतः यह अंतरण सेक्शन 16 के अनुसार शून्य हो जाएगा। अर्थात सेक्शन 16 उन मामलों में लागू नहीं होगा जब जो दो हित एक ही जिम्मेवार द्वारा सृष्ट हों, परंतु दोनों स्वतंत्र हो। उनमें से कोई भी तुरंत प्रभावशील हो सकता है। अर्थात शून्य हित पर आधारित दूसरा हित भी शून्य होगा। सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, धारा 17 संचयन के लिए निर्देश। Where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either fully or in part during a period longer than the life of the transfer or a period of 18 years from the date of transfer. Such direction shall save as hereinafter provided be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods, and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. जहां की संपत्ति के किसी अंतरण के निबंधन निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति से उद्भूत आय अंतरक के जीवन से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से अधिक कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी। वहां एथविशुम पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा निर्देश वहां तक शून्य होगा जहां तक कि वह कालावधि जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है पूर्वोक्त कालावधियों में से दीर्घतर कालावधि से अधिक हो, और ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि का अंत होने पर वह संपत्ति और उसकी आय इस प्रकार डिस्पोज की जाएगी मानो वह कालावधि जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट किया गया है बीत गई है। यह धारा ऐसे किसी निर्देश पर प्रभाव नहीं डालेगी अर्थात सेक्शन 16 किसी ऐसी अचल संपत्ति से होने वाली आय कितने समय तक संचित की जा सकती है, इसके बारे में बताती है। किसी भी आय का संचय
सेक्शन 15 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम द्वारा अनवर्त समय के लिए कंट्रोल किया गया है, उसे रोका गया है। संपत्ति का स्वतंत्र अंतरण अन्य किसी तरीके से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी संपत्ति पर चार्ज या प्रभार लगा दें, संपत्ति अंतरण के पश्चात प्रभार उस पर लागू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी संपत्ति पर किसी का भरण पोषण देने का करार है तो वह प्रभार उसके जीवन काल तक रहेगा, चाहे संपत्ति अंतरित कर दी जाए। इसी प्रकार किसी कृषि भूमि पर अगर यह प्रभार है कि उससे होने वाली फसल से इस संपत्ति के उत्तराधिकारियों का या उसकी फसल उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी जब तक कि वो व्यस्त नहीं हो जाते या निश्चित टाइम पीरियड तक, तो यह प्रभार हमेशा उस संपत्ति पर रहेगा। धारा 17 विनिर्दिष्ट अवधि के बाहर संचय की सीमा का निर्धारण करती है। अर्थात शाश्वतता के द्वारा संचय अगर हो सकता है तो अधिकतम उसे कितने समय तक रोका जा सकता है। संचयन की व्यवस्था पूर्ण हित देकर पूर्व हित द्वारा बताई गई है। संचय का निर्देश पूर्ण हित पर अगर प्रतिबंध लगाता है तो वॉइड होगा। धारा 17 में अधिकतम संचय अंतरणकर्ता के जीवन काल, उसके पश्चात संचयन के लिए 18 वर्ष की अवधि, संचयन की व्यवस्था हो सकती है। यदि इसके पश्चात कुछ सीमा तक संचयन किए जाने की व्यवस्था है तो संचयन वैध रहेगा, परंतु उसके बाद आय संचित होने के लिए दिया गया निर्देश शून्य तथा प्रभावहीन होगा। अंतरिती को अधिकार होगा कि वह संचित आय, संपत्ति या अन्य हित का उपभोग कर सके। सेक्शन 16 इसके बारे में व्यवस्था करती है। Section 17 shall not effect any direction for accumulation for the purpose of the payment of the debts of the transfer or any other person taking any interest under the transfer, or the provision of portions for children or remoter issue of the transfer or of any other person taking any interest under the transfer, or the preservation or maintenance
of the property transferred and such direction may be made accordingly. अर्थात सेक्शन 17 संचयन के विरुद्ध निर्देशन के बावजूद ऐसे किसी निर्देश पर प्रभाव नहीं डालेगा जो अंतरक के ऋणों को या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों का समुदाय करने की अथवा अंतरक के या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों या दूरतर संतति के लिए भाग का उपबंध करते हैं अथवा अंतरित संपत्ति के परिरक्षण या अनुरक्षण के प्रयोजन से संचय करने के लिए हो। ऐसा निर्देश तदनुकूल नहीं दिया जा सकता। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि सेक्शन 17 के भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। जैसे संचयन के निर्देश के बावजूद भी धारा 17 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें शाश्वत संचय वैध होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऋण के भुगतान के लिए निर्दिष्ट संचय, accumulation of income for the payment of debt। ऋण की अदायगी के लिए अगर किसी संपत्ति का या किसी आय का संचय शाश्वत समय के लिए है तो वह अवैध नहीं होगा। केवल और केवल आवश्यक यह है कि प्रस्तावित ऋण अंतरणकर्ता द्वारा देय हो, अंतरण में हित करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कर्ज हो, ऋण वर्तमान हो और ऋण की अदायगी संचित आय से होनी चाहिए। अथवा accumulation of income for providing the maintenance। Provision of children or remoter issues। व्यवस्था का तात्पर्य संचित आय के किसी एक अंश को निश्चित व्यक्ति या वर्ग के फायदे के लिए देना है। निश्चित वर्ग के फायदे के लिए देना यहाँ पे कुछ पोर्शन या व्यवस्था कहा गया है। व्यवस्था संचित आय का एक भाग या हिस्सा हो सकता है, बच्चों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए या बच्चों के भरण पोषण के लिए किसी अन्य व्यक्ति के भरण पोषण के लिए दिया जा सकता है। अगर किसी संपत्ति की आय का कोई अंश बच्चों के भरण पोषण के लिए दिया जाए तो उसके संचय पे कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। केवल और केवल आवश्यक यह है कि आय संचय का निर्देश अंतरणकर्ता की संतान के लिए व्यवस्था करना होना चाहिए। अंतरण द्वारा हित प्राप्त करने वाले अंतरिति की संतान के लिए व्यवस्था आवश्यक है। संचित राशि का प्रयोग भरण पोषण के लिए ही किया जाना चाहिए। संपत्ति का परिरक्षण या अनुरक्षण वैध समय के लिए या शाश्वत समय के लिए संचयन भी वैध होगा। अगर संपत्ति बच्चों के भरण पोषण या आय का संचयन अंतरित संपत्ति के परिरक्षण के लिए हो, संचयन संपत्ति के अनुरक्षण के लिए हो, पब्लिक पर्पज के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जन शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म इत्यादि के लिए अगर व्यवस्था की गई है तो ऐसे मामलों में
सेक्शन 14 और 17 दोनों ही लागू नहीं होंगे। सेक्शन 18 ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। The restrictions in section 14, 16 and 17 shall not apply in the case of the transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind. सेक्शन 18 में धारा 17 लोक के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण। इसमें धारा 14, 16 और 17 के रेस्ट्रिक्शन निर्बंधन ऐसे संपत्ति अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे जो लोक के फायदे के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम को या मानव जाति के लिए लाभप्रद किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए की गए। अर्थात सेक्शन 18, सेक्शन 14, 16 एंड 17 का एक्सेप्शन हम कह सकते हैं। धारा 17 में संपत्ति के यदि हम जनहित में लोक स्वास्थ्य के लिए अंतरण करते हैं तो शाश्वत समय के लिए अंतरण कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई। शाश्वत हित सृजन शाश्वत होते हुए धारा 18 के मामलों में वैध हो। सेक्शन 13 व 14 के कारण शून्य अंतरण पर निर्भर हित धारा 18 के मामलों में निष्प्रभावी नहीं होगी। अर्थात यदि सेक्शन 18 में किया गया अंतरण जो जनहित में है, शाश्वत समय के लिए है, वह सेक्शन 13 और 14 के कारण, अगर सेक्शन 13 और 14 के कारण वह शून्य है तब भी शून्य नहीं होगा। धारा 18 में लोक फायदे जैसे धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, लोकक्षेम या मानव जाति के लिए लाभप्रद होनी चाहिए। ऐसे किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर अंतरण किया जाता है तो वह शाश्वत समय के लिए अंतरित कर सकते हैं। उदाहरणतः यदि कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है चैरिटी में या कोई स्कूल है तो संपत्ति को अनवरत समय के लिए संचित किया जा सकता है।